हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। नया दिन, नया सवेरा और एक नया खूबसूरत सा टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, उन्हें आप प्लीज़ केयरफुली ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अब हम दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मेनली हमें न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स की थी? 3 टाइप्स की थी, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक में क्या होता था? सैप्रोफाइटिक में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव करते हैं और उनसे अपना फूड डिराइव करते हैं। वो क्या करते थे, उस डिकेइंग मैटर को बाहरी एंजाइम्स रिलीज कर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या था? एग्जाम्पल होता था ईस्ट, ब्रेड मॉल्ट्स, मशरूम। ठीक, अगला हो जाता था पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता था, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो होस्ट के बॉडी पर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं और उसे विदाउट मारे, विदाउट किल किए वो अपना फूड डिराइव करते हैं उस होस्ट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता था? टेपवर्म, फ्लैटवर्म, लीचेस। ठीक है, अच्छा अगला हो जाता था कौन सा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स फॉलो करते हैं और ये अमीबा, पैरामीशियम जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में ना सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक किया जाता है और उसे बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है और फिर वेस्ट जो भी बचता है उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। तो वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी फॉलो करता है कौन सा मोड? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी जस्ट बात कर लिया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक, अब प्रोसेस बाय विच, ठीक है, अमीबा जिस प्रोसेस से अपना फूड इनटेक करता है, ठीक है, प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन्स फूड इज नोन एज क्या? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन का स्टेप्स कैसे कैसे होता है अमीबा में। तो पहला स्टेप हो जाता है इंजेशन। ठीक है, क्या होगा कि फूड इनटेक करना होता है इंजेशन में। तो फूड इनटेक कैसे करेगा अमीबा? फूड इनगल्फ कैसे करता है? तो फूड को सराउंड करता है वो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के। अमीबा की बॉडी जो होती है ना वो बहुत इरेगुलर होती है। ठीक है, तो क्या करता है वो, कहीं भी फूड जिस सरफेस से क्लोज है उस सरफेस के अलोंग ना 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल कर उन्हें घेर कर इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, फूड इज सराउंडेड बाय स्यूडोपोडिया एंड देन इनगल्फ। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाया है इसने। ठीक है, फूड इनके बीच में सराउंड हो गया और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा? इनगल्फ हो जाएगा। और एक चीज, आसपास अगर कोई वाटर है ना तो वो वाटर को एज अ बैग यूज करता है और उसके अंदर फूड को स्टोर कर लेता है, मतलब एक टेम्पोररी फूड वैक्यूल की तरह उसको यूज करता है। ठीक है, तो फूड वैक्यूल के साथ फूड अंदर आ गया। ठीक है, अमीबा के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरी बॉडी जो है न्यूक्लियस के बाहर और बाउंड्री तक वो क्या है, उनके बीच में साइटोप्लाज्म आता है। ठीक, अगला हो जाता है स्टेप डाइजेशन का। ठीक है, जब फूड अब अंदर आ चुकी है अमीबा के, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब डाइजेशन करना जरूरी है फूड का, तभी वहां से अमीबा एनर्जी ड्राइव कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? अब फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करता है वो? एंजाइम्स होता है साइटोप्लाज्म में, उसका साइटोप्लाज्म रिलीज करने लगता है एंजाइम्स और वो एंजाइम्स मूव करने लगते हैं किधर? फूड वैक्यूल की तरफ। ठीक, तो फूड वैक्यूल की तरफ एंजाइम्स मूव करती हैं क्या करने के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह का मूवमेंट्स होगा और फिर वो डिफ्यूजन से अंदर चले जाएंगे। ठीक है, वैक्यूल के, और फिर वहां पे अपना जो भी है खाना वो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला स्टेप हमारा आ जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, वो क्या होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है? वो पूरे की पूरी साइटोप्लाज्म में ना थ्रू डिफ्यूजन वो चला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है वो मूव कर जाता है पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में। ठीक, अच्छा उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है फूड को स्टोर करना। ठीक है, आगे की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? फूड ब्रेक करेगा और उससे एनर्जी डिराइव करेगा अमीबा। ठीक है, और नहीं तो फिर बॉडी ग्रोथ और रिपेयर में। ठीक है, बॉडी का साइज बढ़ा सकता है वो, बॉडी का साइज बढ़ा के क्या कर सकता है वो? डिवाइड कर सकता है, या फिर अंदर में जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके रिपेयरमेंट के लिए जो डाइजेस्टेड फूड की जरूरत होती है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद जो भी अब अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ बच जाता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया अमीबा से, वो क्या होता है, इजेस्ट किया जाता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिलीज आउट फ्रॉम द अमीबा, ठीक है, थ्रू टेम्पररी ओपनिंग्स। तो अमीबा के बारे में आप जान ही रहे हैं कि वो कोई एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म तो है नहीं कि जिसके पास इजेस्ट करने के लिए एडवांस्ड ऑर्गन्स हो, ठीक है। वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी भी रेगुलर शेप होती है। तो ओपनिंग्स कहीं से भी ना टेम्पररली ओपन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका, ये लेयर जो होता है वो कहीं भी रप्चर करता है, जहां जिस सरफेस के पास में है अनडाइजेस्टेड वेस्ट, और उस सरफेस को रप्चर कराकर वो वेस्ट को बाहर रिलीज कर देता है। कुछ इस तरह का यहाँ ओपनिंग क्रिएट हो जाती है और फिर वेस्ट इस तरह रिलीज हो जाती है। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि कुछ इसी तरह का न्यूट्रिशन मोड फॉलो करता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि एक अमीबा में न्यूट्रिशन के स्टेप्स कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसकी पूरी की पूरी सिस्टम अमीबा की तरह ही है। बस फर्क यही है कि फूड की एंट्री की इंजेशन प्रोसेस अमीबा में कैसे होता था, फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्यूडोपोडिया, और फिर फूड को वो घेर कर इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। अमीबा पायरेमीशियम में क्या होता है ना, फूड पार्टिकल सीलिया के पास अगर आ जाता है, सीलिया क्या होता है, पूरे बॉडी सर्फेस पे ना फिंगर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को कैच कर कर उसे मूव करा देते हैं, कहाँ, ओरल ग्रूव्स में, ठीक है। ओरल ग्रूव में मूव करा देते हैं और इसके थ्रू फूड इंटर कर जाता है। बाकी सारा प्रोसेस जो भी था ना, वो अमीबा की तरह ही फॉलो करता है पायरेमीशियम। तो नोट कर लीजिएगा इसे आप। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टाइम आ गया है। अब हमें खाना खाना है, खाना कैसे पचाना है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। हम ह्यूमंस भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हो जाता है फूड को इनटेक करना अपने एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन, ठीक है। इंजेशन, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड। और एक चीज़ है, हम लोग सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस हमारा आ जाता है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि हम सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड जो इनटेक करते हैं ना, उससे सेल्स डायरेक्टली एनर्जी डिराइव नहीं कर सकते हैं। उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें सिंपल फॉर्म में तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें उस सिंपल फूड को और वो सेल्स तक पहुंचा सकें। तब जाकर सेल्स उन्हें ऑक्सीडाइज कर कर, उन्हें रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन कर कर उनसे रिलीज करवाते हैं एनर्जी, ठीक है। इसलिए डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइजेशन जो होती है स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, ठीक है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम ह्यूमन बींग्स में माउथ से लेकर एनस की ओपनिंग तक पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। ये है बकल कैविटी एट द बिगिनिंग, माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं आप इसे। फूड इनटेक इसी में होता है, ठीक है। सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग इनटेक करते हैं, ठीक है। टीथ क्या करता है, उसे च्यू करता है, क्रश करता है, ब्रेक करता है, ओके। उसके बाद आता है टंग का काम। टंग काम क्या करता है, टंग का काम एक तो है टेस्ट करना, ठीक है, और दूसरा है फूड और सैलिवा को मिक्स करना, ठीक। सैलिवा हमारा रिलीज कौन करता है, सैलिवा हमारा रिलीज करता है सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ 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 मेनली आप यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं सैलिवरी, और माउथ कैविटी के जस्ट ऊपर में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे माउथ कैविटी के जस्ट ये ऊपर में, यहाँ पे पीछे में एकदम बैक साइड सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या रिलीज करते हैं, सैलिवरी एमाइलेज रिलीज करते हैं, ठीक। सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, बोले तो स्टार्च या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद फूड हमारा आ जाता है कहाँ, एसोफेगस में। एसोफेगस में क्या होता है, एसोफेगस में रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। वो क्या करता है, फूड को आगे पुश करता है, ठीक है। ये मसल्स इनकी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि अगर आप उल्टा भी लटक कर खा रहे हो ना तो फूड को स्टमक तक पहुंचा देगा, ठीक। ये डायफ्राग्म लेयर दिख रहा है आपको, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, को डिवाइड करता है। अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ पे एक
मसल रहता है, स्फिंक्टर मसल रहता है कुछ इस तरह का। खाना जब ओसोफेगस से नीचे आ रहा होता है ना, तो ये स्फिंक्टर मसल खुल जाता है और फूड रिलीज हो जाता है स्टमक में, और फिर ये वापस से बंद हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या होने का, इसका फ़ायदा ये है ना कि अगर स्टूडेंट्स आप लेट रहे हो, ठीक है, या उल्टा लटक गए, तो फूड बैक ना कर जाए एसोफेगस में, इसके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों है, कार्डियक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हार्ट के बहुत क्लोज होता है, ठीक। उसके बाद फूड आ जाता है स्टमक में, स्टमक में जैसे ही फूड आता है स्टमक एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ना, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होते रहती है, इसी के थ्रू ही खाना आगे बढ़ता है पूरी के पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। स्टमक में जब फूड आती है ना, स्टमक में भी वेव्स उठती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वो क्रश करते रहती हैं फूड को, ठीक है, और ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स में, ठीक है। तो फूड पूरा का पूरा क्रश होकर एक लिक्विड टाइप हो जाता है, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, 3 चीज़ रिलीज करती हैं। HCl रिलीज करती हैं, जो क्या करता है, खाना में हमारा जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा उसे किल करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, जो अगला हमारा एंजाइम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को ब्रेक करता है ना, उसको एक्टिवेट करता है। बिना HCl के पेप्सिन हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। म्यूकस का फिर काम क्या है, जो HCl रिलीज कर रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो क्या करता है ना, स्टमक की लाइनिंग को ना इरोड कर सकता है, ठीक है। और फिर उससे क्या हो सकता है, हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग, बर्निंग और पेनफुल होता है। तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक। अच्छा, फूड यहाँ पर आते ही एक ये स्फिंक्टर आ जाता है, इसको बोलते हैं पायरोलिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये थोड़े थोड़े अमाउंट्स में ना फूड रिलीज करते जाएगा आगे की ओर, ठीक है। ये आगे का आप जो पार्ट है, ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा बीच में होता है जेजुनम, और लास्ट में होता है इलियम। इलियम मिलता है जाके लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। इतने डीप में नहीं पढ़ना है, हाँ इतना जान लीजिए आप कि खाना पायरोलिक स्फिंक्टर से थोड़े थोड़े अमाउंट में करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री ले लेता है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेते ही यहाँ पर 2 ग्लैंड्स की सिक्रेशन आती हैं, ठीक है। खाना इनसे पास नहीं करता है, ये मिथ मिसकंसेप्शन नहीं रखिएगा, ठीक। क्या होता है, ये लिवर है, ये गॉल ब्लाडर है जो कि लिवर का सिक्रेशंस को होल्ड करता है, स्टोर करता है, और ये पैनक्रियाज है। जो भी ग्रीन आपको दिख रहा है वो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो लिवर क्या सिक्रेट करता है, लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस और बाइल साल्ट, ठीक। बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना फॉर पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। जो भी पैनक्रियाज के जितने भी एंजाइम्स है ना, वो सभी एक्टिव तभी होती हैं जब मीडियम कौन सा हो, अल्कलाइन हो। और खाना तो हमारा एसिडिफाई हो जाता है ना स्टमक से, ठीक है। तो एसिडिफाइड खाने को अल्कलाइन कौन बनाता है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस का एक और काम है फैट इमल्सिफिकेशन का भी, बाइल साल्ट का भी काम है फैट इमल्सिफिकेशन का। अब इमल्सिफिकेशन नाम सुनकर कांप जाते हैं बहुत बच्चे। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ना, जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको छोटे पार्ट्स में तोड़ना, ठीक है। टू ब्रेक बिगर लॉब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर लॉब्यूल्स, ठीक। अब इन स्मॉलर लॉब्यूल्स ऑफ फैट पे ना पैनक्रियाज लाइपेज के थ्रू एक्ट करता है, और पैनक्रियाज एक लाइपेज एंजाइम एक्ट करवाता है, और इन इमल्सिफाइड फैट्स को ना फिर फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, वो इजीली एब्जॉर्बेबल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं वो वाटर के साथ, और ब्लड वेसल्स में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज और कौन कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, तो एक एमाइलेज सेक्रेट करता है। एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज का काम वही है जो सेलेवरी एमाइलेज का, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये भी सिंपल शुगर होता है, सिंपलेस्ट शुगर होता है, हमने बात किए थे प्लांट न्यूट्रिशन में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो ग्लूकोज भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ट्रिप्सिन एक करके आता है एंजाइम, जहां भी सिन आए ना वो क्या करता है, उनका काम ही प्रोटीन ब्रेक करना, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना और एमाइनो एसिड्स में ब्रेक करना, ठीक है। एमाइनो एसिड बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, वो भी इजिली एब्जॉर्बेबल है, ठीक। तो लीवर का काम क्या था, पैनक्रियाज को सपोर्ट करना, ठीक है, इनके एंजाइम्स को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, और खुद भी क्या करता है ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, फैट को इमल्सिफाई करता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट में तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस
रिलीज करती हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस का भी काम कुछ इन्हीं की तरह है, इन्हीं तीनों की तरह है। वो भी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाते हैं, प्रोटीन को फिर ब्रेक करते हैं अमाइनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में, ठीक है, ताकि वो इजिली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद खाना हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, ये देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचता डाइजेशन, इसके बाद सारा का सारा चीज़ यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी है अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट ना मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे तो सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है ना फूड। लार्ज इंटेस्टाइन मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ द वाटर ना एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, फिर वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट था ना, वो सॉलिड रूप ले लेता है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट फिर मूव करते करते कहाँ आ जाता है, रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम में टेम्पररली होल्ड किया जाता है इसे, ठीक है। और फिर एनल स्फिंक्टर के मैकेनिज्म से ना उसे रिलीज कर दिया जाता है बाहर। अगर ये एनल स्फिंक्टर ना होना तो हम पता नहीं दिन भर कितनों बार वेस्ट रिलीज करते रहें, ठीक है। तो इसके लिए एनल स्फिंक्टर दिया हुआ है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए फिर वो स्पेसिफिक टाइम में वो खुलता है और सारा का सारा वेस्ट रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो रेक्टम क्या करता है, टेम्पररली होल्ड करता है यहाँ पे अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट, और फिर एनल स्फिंक्टर मैकेनिज्म से उसे बाहर ओपनिंग की तरफ पुश कर देता है। वो ओपनिंग कौन सी है, एनस। एनस के बाहर फिर रिलीज हो जाता है, हम इजेस्ट कर देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रोसेस पे, और वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हमारा जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनसे निकल गई हैं, ठीक है, अब एब्जॉर्ब फॉर्म में अब आ चुकी हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं फिंगर लाइक, कुछ इस तरह। स्मॉल इंटेस्टाइन का कैनाल कुछ इस तरह होता है और उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, उन्हें करते हैं विलाई, ठीक है, उन्हें कहते हैं विलाई। एक विलाई, सिंगल विलाई का ये फिगर हो गया, ठीक है। एक सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का ये डायग्राम है। विलाइज में भी कुछ सब विलाइज होती हैं, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। विलाई का काम क्या है ना, ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है ना, उसे और इंक्रीज करती हैं विलाई। और क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है इनमें, तो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अलाउ कर देती हैं अपने थ्रू पास करने के लिए, ठीक है। पास होकर कहाँ जाती हैं, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल से वो ट्रांसपोर्ट होती हैं पूरी की पूरी बॉडी में, हर एक सेल में जाती है, ठीक है। उसके आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, स्टोर किया जाता है वो जो भी डाइजेस्टेड फूड है सेल्स में फॉर फर्दर रेस्पिरेशन या फिर फॉर बॉडी मेंटेनेंस के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए, ठीक है। कोई भी पार्ट या ऑर्गेनल अगर रिपेयर चाहिए उसे, तो उसके लिए, या बॉडी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगला और लास्ट प्रोसेस हो जाता है इजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉलिड वेस्ट रिलीज कर दिया जाता है थ्रू एनस, ठीक है। एनस के जस्ट ऊपर एक स्फिंक्टर मसल होगा, पिछले डायग्राम में मैंने बताया होगा आपको। तो एनल स्फिंक्टर क्या करता है ना, वो रिलीज कर देता है जो भी सॉलिड वेस्ट हमारा होता है रेक्टम में टेम्पररी होल्डेड, ठीक है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग पता नहीं दिन में कितनी बार अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिलीज करते रहेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए दिया हुआ है कि उसे कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा पूरे का पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। आइए अब हम न्यूट्रिशन पार्ट का लास्ट टॉपिक जो कि डेंटल कैरीज है उसके बारे में कुछ बातें कर लें, ठीक है। क्या आपको कभी बचपन में सड़न हुई है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो जानते हैं टूथपेस्ट में नमक क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो डेंटल कैरीज क्या होते हैं? डेंटल कैरीज वो होते हैं जो हमारे दांतों में छेद या सड़न हो जाती है ना, क्यों हो जाती है, थ्रू एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के कारण, उसे हम बोलते हैं डेंटल कैरीज, ठीक है। तो डेंटल कैरीज इम्प्रॉपर डेंटल केयर के कारण होती है, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे होता है डेंटल कैरीज की, हम अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं समय पर, ठीक है, डेली ब्रश नहीं कर रहे हैं, खाने के बाद कुल्ला नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, जो हमारा माउथ में शुगर बनता है तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, वो इरोड करते हैं हमारे एनामल को, एनामल के इरोड करते हैं, फिर डेंटिन को इरोड करते हैं, फिर पल्प कैविटी तक पहुंच जाते हैं। पल्प कैविटी में हमारी नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ अगर एक बार बैक्टीरिया पहुंचकर एसिड प्रोड्यूस करने लग जाए तो इरिटेशन होने लगती है, उसके कारण फिर पेन और टूथेक और फिर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो
स्टार्ट होता है प्लाक जमने से ये चीज़, ठीक है। प्लाक ब्रश अगर हम इम्प्रॉपर कर रहे हैं या फिर डेली ब्रश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से अपना दांतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा, पीला लेयर एक जमने लगता है दांत में, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डेंटल प्लाक, ठीक है। डेंटल प्लाक क्या करता है ना, वहाँ पर एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया अगर एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो सलाइवा है ना, जो कि अल्कलाइन मीडियम बनाता है, ठीक है, और वो क्या करता है ना, उसी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के एसिड्स को ना न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्लाक है ना, वहाँ पे सलाइवा पहुँच नहीं पाता है, ठीक है, और एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया फिर वहाँ एसिड प्रोड्यूस करते करते वहाँ कैविटीज़ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिगनिंग होता है डेंटल कैविटीज़ का। तो इसीलिए हमें अल्कलाइन मीडियम बनाकर रखना पड़ता है माउथ के अंदर, ठीक है, जो कि सलाइवा बनाता है हमारा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, डेंटल कैरीज। अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ डालें, मैं उन्हें क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट।